Good morning, students and my dear friends. Today is 17th of January 2023, Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं. इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं. रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x. मोटिवेशन ऑफ द डे इज अ रिवर कट थ्रू अ रॉक नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर बट इट्स परसिस्टेंस. और आज के मिंट पेपर में ये 15 न्यूज़ हेडलाइंस हैं. बिजनेस स्टैंडर्ड में अप्रॉक्सीमेटली 12 न्यूज़ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं और आज के डिस्कशन में हम अप्रॉक्सीमेटली 14 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जहां पर 5 मिनट के हैं और रिमेनिंग जो है वो बिजनेस स्टैंडर्ड के हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल से जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है. मर्केंटाइज एक्सपोर्ट डाइव 12% इन डिसम्बर. इंडिया का जो गुड्स का एक्सपोर्ट है वो दिसंबर के महीने में 12% तक फॉल कर गया है एंड दिस इज़ द सेकेंड डिक्लाइन इन कॉन्सिक्यूटिव 3 मंथ्स. तो लगातार 3 महीनों में ये दूसरी बार इंडिया का जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स है, गुड्स का एक्सपोर्ट है, वो डिक्लाइन किया है. और इसका सीधा जो रीज़न है वो यही है कि जो मेजर मार्केट्स हैं, यूरोपियन मार्केट, यूएसए, वो सब रिसेशन फेस कर रहे हैं या वहाँ पर जो डिमांड है वो स्लो डाउन हो गई है रिसेशन की वजह से. और इस एक्सपोर्ट डिक्लाइन के साथ साथ जो इंडिया का इंपोर्ट है वो भी डिक्लाइन हुआ है आफ्टर 2 इयर्स. तो 2 साल के बाद दिसंबर के महीने में इंडिया का जो इंपोर्ट है वो भी डिक्लाइन हुआ है जिसकी वजह से जो ट्रेड गैप है वो मार्जिनली इंक्रीज हुआ है इन द मंथ ऑफ दिसंबर ओनली इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस मंथ. अगर की सेक्टर्स की बात करें, इंजीनियरिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी, कॉटन यार्न्स, मैन मेड यार्न्स, कारपेट्स, प्लास्टिक, इन सारे सेक्टर में डबल डिजिट डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, रिडक्शन देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स. क्योंकि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रिसेशन, उसकी वजह से इन सारे इंपॉर्टेंट की सेक्टर्स में जहाँ की इंडिया एक इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टर है, इन सब में हमें डबल डिजिट का एक्सपोर्ट डिक्लाइन देखने को मिला है. और अगर कॉमर्स सेक्रेटरी की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग भी यही रीज़न है. बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन इन ग्लोबल सिनेरियो देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड रिडक्शन फ्रॉम मेजर इकोनॉमीज, इवन फ्रॉम चाइना ऑल्सो. तो यूएसए, यूरोप, चाइना जैसे कंट्रीज़ जो हैं वो ग्लोबल रिसेशनरी सिचुएशन फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से जो डिमांड है, एक्सटर्नल डिमांड है, वो डाउन हो रही है. हालांकि अगर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस की बात करी जाए तो रिसेंट टाइम में इंडिया की जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो इम्प्रूव हुई है. और अगर सर्विस एक्सपोर्ट को देखिए, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं गुड्स और मर्केंटाइज एक्सपोर्ट की, लेकिन अगर हम सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो सर्विस एक्सपोर्ट जो एक डिसेंट ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है, हेल्दी ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है. और ऐसा ये मानना है कॉमर्स सेक्रेटरी का कि आगे आने वाले टाइम में जो हमारा सर्विस एक्सपोर्ट है वो इतना ज़्यादा हाई होगा कि जो पिछले जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको ब्रेक करेगा एंड देयर इज़ अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट इन सर्विस एक्सपोर्ट. हालांकि जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है वो ग्लोबल रिसेशनरी सिचुएशन की वजह से फॉल हो रहा है. इसके अलावा प्रोटेक्शनिज्म भी देखने को मिल रहा है इकोनॉमीज़ में. प्रोटेक्शनिज्म मीन्स जिसको हम कभी कभी एंटी ग्लोबलाइजेशन वेव भी बोलते हैं, जहाँ पर कंट्रीज़ अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए जो डोमेस्टिकली इंडिजीनियसली डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होता है उनको प्रमोट करती हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द ह्यूज बर्डन ऑफ इम्पोर्ट. तो इन सारे रीज़न की वजह से जो इंडिया का मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है वो दिसंबर के महीने में 12% तक फॉल कर गया. सो दिस इज़ द लो टाइड इन केस ऑफ मर्केंटाइज एक्सपोर्ट जो कि दिसंबर में अप्रॉक्सीमेटली $34.48 बिलियन रहा. हालांकि एक्सपोर्ट में 12% का डिक्लाइन रहा. अगर इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट में 3.4% का डिक्लाइन रहा. और अगर ट्रेड डेफिसिट देखें तो अप्रॉक्सीमेटली $23.76 बिलियन ट्रेड डेफिसिट रहा इंडिया का. की सेक्टर्स जो है इम्पैक्ट हुए हैं वो जेम्स ज्वेलरी, इंजीनियरिंग ने डबल डिजिट डिक्लाइन पोस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट. और अगर इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल अब 8.8% का इंक्रीज़ देखने को मिला था अप्रैल से दिसंबर पीरियड में इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट. तो पिछले साल के कंपैरिजन में भी परफॉर्मेंस जो है इंडिया के एक्सपोर्ट की वो डिक्लाइन हुई है. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 जो कि मिंट के पेज नंबर 2 पर दिया हुआ है. कूलिंग वेज प्राइसेस ड्रैग WPI इन्फ्लेशन टू 22 मंथ लो इन दिसंबर. अभी तक तो हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल फैक्टर की, क्या एक्सटर्नल
डिमांड की। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया का जो होल सेल प्राइस इंडेक्स है, जिसको हम WPI भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो कि पिछले कुछ महीनों से लगातार डबल डिजिट में बना हुआ है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स में हमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। तो WPI इंडेक्स दिसंबर के महीने में डिक्रीज हुई इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस 22 मंथ्स। तो पिछले 22 महीनों के लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है WPI इंडेक्स, जिसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस इन्फ्लेशन बोलते हैं। कितनी रही WPI दिसंबर के महीने में? दिसंबर के महीने में अप्रॉक्सीमेटली 4.95% WPI रही, जो कि पिछले महीने अप्रॉक्सीमेटली 5.85% थी। तो 5.85% से रिड्यूस होकर के 4.95% तक का डिक्लाइन देखने को मिला इन WPI इन्फ्लेशन। और इसका रीज़न डेफिनेटली, अगर ये WPI में कुछ डिक्लाइन होने को या मॉडरेशन मिल रहा है तो कोई ना कोई रीज़न होगा। तो रीज़न देखें तो जो वेजिटेबल के प्राइसेस हैं वो मॉडरेट हुए। इसके अलावा जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनमें भी हमें इन्फ्लेशन में मॉडरेशन या ईज आउट देखने को मिला है। तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और वेजिटेबल में प्राइस डिक्लाइन की वजह से ओवरऑल WPI नवंबर के मंथ के कंपैरिजन में दिसंबर में 4.95% तक पहुंच गया एज पर द रिसेंटली रिलीज डेटा बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। So wholesale inflation in single digit for the third month in a row after 18 month of double digit, right? जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इससे पहले कई मंथ तक जो WPI है अप्रॉक्सीमेटली 18 महीनों तक डबल डिजिट में रहा, लेकिन अभी पिछले लास्ट 3 मंथ से ये सिंगल डिजिट में आया है। तो और हम देख रहे हैं WPI के साथ साथ अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं चैनल तो पता होगा कि CPI भी जो है वो डिक्लाइन होना शुरू होगा। प्रोबेबली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर थोड़ा सा कम प्रेशर रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग के लिए। अगर CPI की बात करें तो CPI जो है वो अपने 1 ईयर के लोएस्ट पॉइंट पे रही। दिसंबर में अप्रॉक्सीमेटली 5.72% CPI देखने को मिली। तो 4 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली WPI है, 5.72 CPI है। और CPI में भी वेजिटेबल प्राइस डिक्लाइन की वजह से ही ये मॉडरेशन देखने को मिला था। तो मैसिव डिक्लाइन रहा है वेजिटेबल प्राइसेस में। रीज़न सीजनल फैक्टर थी, ये सीज़न है वेजिटेबल का, तो बहुत सारी सीजन की सप्लाई अवेलेबल है मार्केट में, जिसकी वजह से प्राइस डाउन हो रहे हैं। इसके अलावा जो लास्ट ईयर था उसमें जो हाई बेस था उसकी वजह से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला। और इकोनॉमिस्ट ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो इन्फ्लेशन है वो और ज़्यादा ईज आउट होगी। सो प्रॉबेबली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ज़्यादा मार्जिन होगा इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3, जो कि मिंट के पेज नंबर 2 पर ही दिया हुआ है। नो UK इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन स्टील प्रोडक्ट्स। तो इस न्यूज़ को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जून 2022 में UK ने डिसाइड किया था कि जो इंडिया से स्टील का इम्पोर्ट होता है UK में, उसमें जो ड्यूटी लगती है काउंटरवेलिंग ड्यूटी, उसको अप्रॉक्सीमेटली 161% तक इंक्रीज कर दिया जाए। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, in June 2022, US has proposed a duty rate of 161% on steel imports from India. तो उसी को लेकर के UK भी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा था। UK भी अप्रॉक्सीमेटली 4% की जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है ऑन सर्टन स्टील प्रोडक्ट्स उस पर लगाने वाला था। और अभी जो रिसेंटली WTO की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग चल रही है जेनेवा में, वहाँ पर इंडिया और UK ने बायलैटरल मीटिंग करी और उस बायलैटरल मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि प्रॉबेबली UK जो है वो इंडिया पर जो 4% काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा रहा है इंडिया के स्टील प्रोडक्ट पर, वो नहीं लगाएगा। और UK का जो ये डिसीजन है डेफिनेटली इट वुड हेल्प द डोमेस्टिक ट्रेडर टू इंक्रीज देयर शिपमेंट मोर स्पेसिफिकली टू UK। तो जो 4% की काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगने वाली थी इंडिया के स्टील प्रोडक्ट पर, वो फिलहाल के लिए पोस्टपोन हो गई है। तो इंडिया ट्रेड डिफेंस विंग TWD ने एक बायलैटरल मीटिंग करी WTO की समिट में, जहाँ पर इंडिया ने इस CVD जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है अगेंस्ट इंडियन एक्सपोर्टर, उसको लेकर के अपने आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया। और इंडिया ने ये कन्विंस किया UK को कि जो इंडिया की जितनी भी जो स्टील प्रोडक्ट्स हैं या इंडिया स्टील प्रोडक्ट
पर जो भी ड्यूटीज़ या एग्जाम्पशन ऑफर कर रही है डेफिनेटली वो यूके की इंडस्ट्री को इम्पैक्ट नहीं करेंगे। और उसी पर्टिकुलर बायलैटरल रिलेशनशिप में और बायलैटरल मीटिंग में इंडिया ने यूके से रिक्वेस्ट करी कि किसी भी तरह के ड्यूटी इम्पोजिशन से पहले जो है वो यूके एक बार उस चीज़ को और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में डिस्कस कर ले। और इसी पर्टिकुलर डिस्कशन और मीटिंग के बाद यूके ने ये डिसाइड किया कि जो 4% CVD लगा रहा था यूके इंडिया के स्टील प्रोडक्ट पर, वो फिलहाल के लिए नहीं लगा, क्योंकि यूके जो है वो इस बात से प्रॉब्ली कन्विंस हो गया है कि इस पर्टिकुलर स्टील प्रोडक्ट के इंपोर्ट से उसकी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको किसी भी तरह की का हार्म या किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। और इसी लाइन में इंडिया ने यूके के साथ साथ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को भी कन्विंस कर लिया, सक्सेसफुली परसुएट कर लिया कि किसी भी तरह की एक्स्ट्रा एंटी डंपिंग ड्यूटी या CVD जो है वो इंडियन स्टील प्रोडक्ट्स पर ना लगाई जाए। इसके अलावा जो ऑलरेडी लगी हुई एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ हैं उनको भी रिड्यूस किया जाए। जून 2022 में USA ने प्रपोज किया था अप्रॉक्सीमेटली 161% काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी इंडियन स्टील प्रोडक्ट पर। हालांकि इंडिया के इंटरवेंशन की वजह से जो CVD थी, हम बोल सकते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी थी, वो 3.19% तक रिड्यूस हो गई थी। तो डेफिनेटली अब जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, मोर स्पेसिफिकली जो इंडियन स्टील एक्सपोर्टर्स हैं, दे विल बी मोर कॉम्पिटिटिव इन US मार्केट एज वेल एज इन UK मार्केट। और जिसकी वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, स्टील का एक्सपोर्ट है, इन दोनों ही कंट्रीज़ में, दोनों ही रीजन में हमें इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। अगर हम देखें रीसेंट डेटा तो 2017 और 18 के अकॉर्डिंग इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 264 करोड़ का गुड्स जो है वो US को एक्सपोर्ट किया था, जो कि 2021 में अप्रॉक्सीमेटली 3,500 करोड़ तक इंक्रीज हो गया था। एंड US imports these goods worth around 24K करोड़। तो बायलैटरल रिलेशनशिप है, तो दोनों ही साइड से ट्रेड होते हैं। फिलहाल के लिए यूके ने जो डिसीजन लिया था 4% काउंटर वेलिंग ड्यूटी का, उसको अब वापस ले लिया। अब यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट हैं, एक एंटी डंपिंग ड्यूटी और एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CVD भी बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अगर हम एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ की बात करें तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करी जाती है किसी भी इंडस्ट्री को या डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम पॉसिबल डैमेज दैट इज कॉज्ड बाय द डंपिंग ऑफ लो प्राइस गुड्स इन on any market. A countervailing duty applies to goods that have benefited from government subsidies in their country of origin and this result in substantially lower the normal price. तो हम ये कह सकते हैं जो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है वो ज़्यादा सीवियर होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी के कंपैरिजन में। तो यूके ने काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो थी वो प्रपोज करी थी, यूएसए ने एंटी डंपिंग ड्यूटी थी वो प्रपोज करी थी। एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ होती है उतनी ज़्यादा हाई नहीं होती, क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ जो थी वो सीवियर होती है। ऐसा एंटिसिपेट किया जाता है कि अगर किसी भी कंट्री के किसी भी एक्सपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लग रही तो डेफिनेटली वो कंट्री जो है वो डंपिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व है और डंपिंग की जो प्रोसेस है वो इलीगल ट्रेड प्रैक्टिस है, माल प्रैक्टिस कंसिडर करी जाती है एज पर द WTO। आप देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। लो कॉस्ट क्रेडिट स्कीम फॉर स्मॉल ट्रेडर्स ऑन cards. So government may offer low cost credit to small retailers and ease some rule governing the sector as per the official. तो जो नेक्स्ट मंथ में बजट अनाउंस होना है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, उसमें ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है स्मॉल रिटेलर्स के लिए लो कॉस्ट क्रेडिट की स्कीम ला सकती है। इसके अलावा कई सारे जो रूल्स हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में, उसको भी ईज आउट किया जा सकता है इन ऑर्डर टू प्रमोट द स्मॉल फिजिकल रिटेल सेक्टर। स्मॉल फिजिकल रिटेल स्टोर जो कि डेफिनेटली बड़ी बड़ी कंपनीज अमेजॉन, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, टाटा बैग्ड, बिग बास्केट और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही, तो उनको सपोर्ट करने के लिए प्रॉब्ली नेक्स्ट बजट में गवर्नमेंट जो है वो लो कॉस्ट क्रेडिट ऑफर कर सकती है स्मॉल रिटेलर्स को। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कस्टम डिपार्टमेंट सीज शिपमेंट फ्रॉम चाइना ओवर सस्पेक्टेड अंडर इनवॉइसिंग। तो CBIC ने, CBIC स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, टैक्स एंड कस्टम। तो CBIC ने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को इन्फॉर्म किया है कि उसने चाइना से आने वाले कुछ कंसाइनमेंट को
सीज़ कर लिया है। क्यों सीज़ किया है उसका एक रीज़न दिया है, जो सीबीआईसी ने ये दिया है कि उन सारे इंपोर्ट्स की जो कि चाइना से आ रहा है उनकी अंडर इनवॉइसिंग करी गई है। अंडर इनवॉइसिंग मीन्स अंडर वैल्यूएशन किया गया। क्यों अंडर वैल्यूएशन किया गया होगा? क्योंकि उस पर कम टैक्स या टैरिफ दिए जाएँ, क्योंकि अगर एड वैल्यूरम टैक्स लगा हुआ है, वैल्यू के हिसाब से टैक्स लगाया गया है, तो डेफिनेटली अगर वैल्यू कम होगी तो टैक्स और टैरिफ भी रिड्यूस होंगे। ऐसा किस केसेस में होता है? जनरली एल्युमिनियम या गोल्ड जैसे जो इंपोर्ट होते हैं उन केसेस में इंटेंशनली जो इंपोर्टर्स होते हैं वो इनका वैल्यूएशन कम करते हैं, जिससे कि कम टैक्स और कम टैरिफ और ड्यूटीज अट्रैक्ट हों। तो इसी वजह से सीबीआईसी ने चाइना से आने वाले एक शिपमेंट को सीज कर लिया है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल। और अभी हमने रिसेंटली कवर भी करी थी ये न्यूज़, जितने भी अंडर वैल्यूएशन या अंडर इन्वॉइसिंग हुई है वो सारे केसेस जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन में है। ऐसे एक्सपोर्टर्स को अप्रॉक्सीमेटली 100 एक्सपोर्टर्स जो थे उनको पकड़ा गया था, उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया गया था फॉर दिस अंडर इन्वॉइसिंग और अंडर वैल्यूएशन ओनली, जिससे कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ शिपमेंट फ्रॉम चाइना। अब जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अंडर वैल्यूएशन की वजह से, अंडर इनवॉइसिंग की वजह से चाइना से आने वाला एक कंसाइनमेंट जो है वो फिलहाल के लिए सीबीआईसी ने कन्फिस्केट कर लिया है, सीज कर लिया है फॉर फिजिकल इन्वेस्टिगेशन। और यही न्यूज़ जो है वो बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी कवर करी है। रिस्क प्रोफाइलिंग करना शुरू किया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है दैट हैज़ इंक्रीज द रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ द कंसाइनमेंट दैट आर कमिंग फ्रॉम चाइना, डेफिनेटली फॉर आइडेंटिफाइंग पॉसिबल केसेस ऑफ अंडर इनवॉइसिंग। तो और इसी अंडर इनवॉइसिंग की वजह से एक जो कंसाइनमेंट है फिलहाल के लिए उसको कन्फिस्केट, उसको सीज कर लिया गया है। और ये तब हुआ है जबकि कई सारे कमेंट्स इसी बात को लेकर के आ रहे हैं कि जो चाइना से जो इम्पोर्ट है, import from China is rising approximately 12% in this अप्रैल टू दिसंबर पीरियड। जो अप्रैल से लेकर के दिसंबर का पीरियड है, इस ड्यूरेशन में चाइना से जो इम्पोर्ट आ रहा है वो 12% तक इंक्रीज हो रहा है, जबकि जो एक्सपोर्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 35% तक फॉल कर रहा है इस पीरियड में, अप्रैल टू दिसंबर। और इसी पर्टिकुलर इशू के बाद जो सीबीआईसी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, ऑल दे आर on action mode, especially for the risk profiling of the consignment that are shipped from China. हालांकि ऐसा नहीं है कि जो ये एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रहा है ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर अंडर वैल्यूएशन और अंडर इनवॉइसिंग की वजह से हो रहा है। पैंडेमिक, रिसेशन और बहुत सारी कंडीशन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बट येस, रिस्क प्रोफाइलिंग को एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू यहाँ आइडेंटिफाई किया जा रहा है और प्रॉबेबली अपकमिंग टाइम में चाइना से जितने भी इंपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें कई सारे अंडर वॉइसिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड को लेकर के भी कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। एंड दिस इज़ द टॉप ट्रेड पार्टनर लिस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर 2022 पीरियड। तो इस ड्यूरेशन में यानी हम बोल सकते हैं कि Q1, Q2 और Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 के ड्यूरेशन में कौन कौन से इंडिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो हम ये देख सकते हैं यूएसए, यूए, नीदरलैंड, चाइना, बांग्लादेश से हमारा कितना एक्सपोर्ट हुआ और कितना इंपोर्ट हुआ। और ये क्लियरली विजिबल है कि चाइना से हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रहा है, दिस इज द डिक्लाइन। और बांग्लादेश से भी हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन है इन कंपैरिजन टू द यूएस, यूएई और नीदरलैंड। हालांकि इंपोर्ट जो है वो सारे ही कंट्री से, जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर सब में सारे ही कंट्री से हमारा इंपोर्ट इंक्रीज हुआ। और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हमारा रशिया से इंक्रीज, अप्रॉक्सीमेटली 400% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है रशिया से आने वाले इंपोर्ट पे। तो इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड रिलेशन इम्प्रूव हुआ है उसको लेकर के भी एक न्यूज़ है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया नाउ बाइंग 33 टाइम्स मोर रशियन ऑयल देन ईयर अर्लियर। सो इंडिया ने रिकॉर्ड अमाउंट का रशियन ऑयल लास्ट मंथ इम्पोर्ट किया है, विद द कंट्री इम्पोर्टिंग वूपिंग 33 टाइम्स मोर देन अ ईयर अर्लियर। तो 33 गुना ज़्यादा रशियन ऑयल इंडिया ने इम्पोर्ट किया है इस साल इन कंपैरिजन टू द
previous year. So the world third biggest crude importer purchased an average of approximately 1.2 million barrels per day from Russia in the month of December as per the recent data by Vortex. हालांकि सब प्राइवेट जो डेटा होते हैं इन पर बहुत ज़्यादा रिलायबल इनको नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेटली ये एक आइडिया ज़रूर देते हैं कि किस कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशन इम्प्रूव हो रहा है। नवंबर में ये इंक्रीज 29% था और जो कि दिसंबर तक आते आते 33x तक पहुंच गया है। और इसका सीधा रीज़न यही है कि जो रशिया है वो इंडिया को डिस्काउंटेड ऑयल ऑफर कर रहा है और डेफिनेटली इंडिया नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, स्टेट्स फिस्कल हेल्थ बेटर आफ्टर कोविड स्ट्रेस, आरबीआई रिपोर्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट की हेल्थ को लेकर के फिस्कल हेल्थ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम फिस्कल हेल्थ मीन्स फाइनेंशियल हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है स्टेट फाइनेंसेस पर, जहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जो स्टेट्स गवर्नमेंट हैं उनकी जो फिस्कल हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है, उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है आफ्टर शार्प डिटोरिएशन इंड्यूस्ड बाय द पैंडेमिक। तो पैंडेमिक के बाद जितनी भी स्टेट्स गवर्नमेंट हैं उनकी जो फाइनेंशियल्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं एज पर द रीसेंट रिपोर्ट ऑन स्टेट फाइनेंसेस रिलीज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन मंडे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिल रही है जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके फाइनेंस में। स्टेट गवर्नमेंट मीन्स जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जिसकी वजह से जो स्टेट्स हैं उनका रेवेन्यू कलेक्शन भी इम्प्रूव हो रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इम्प्रूव हो रही है जिसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन इम्प्रूव हो रहा है। और इसी रीज़न रेवेन्यू कलेक्शन में इम्प्रूव होने की वजह से जो स्टेट्स का ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है वो भी डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 4.1% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था इन द फाइनेंशियल ईयर 21 जो कि रिड्यूस होकर के 3.4% आ गया है इन फाइनेंशियल ईयर 23 अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिवेन्यू कलेक्शन की वजह से, ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्शन की वजह से, लोअर डेफिसिट की वजह से स्टेट्स के पास अब ज़्यादा मनी अवेलेबल है, ज़्यादा पैसा अवेलेबल है, ज़्यादा फंड अवेलेबल है। किस लिए? हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि जनरली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के काम आते हैं। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती, कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट क्यों करती? डेफिनेटली इसका एक इंपॉर्टेंट रीज़न यही होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है तो इनकम आती है, पब्लिक के हाथ में इनकम होती है तो डिमांड होती है, डिमांड होती है तो इकॉनमी में प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है तो फिर से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, फिर से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है तो फिर से इनकम होता है। तो ये जो एक वर्चुअस साइकिल है ये चलती रहती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंप्रूव होती रहती है। तो ऐसा मानना है रिपोर्ट का, क्योंकि जो स्टेट्स गवर्नमेंट है उनका जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी रिड्यूस हो रहा है, स्टेट के पास जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हो, तो डेफिनेटली जो स्टेट्स गवर्नमेंट है वो आगे आने वाले टाइम में हायर कैपेक्स पर जा सकती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जा सकती हैं। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट 2 वेव्स थी पैंडेमिक की जिन्होंने सिग्निफिकेंट फिस्कल मैनेजमेंट चैलेंज ऑफर किए थे स्टेट्स को, उसकी वजह से स्टेट जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पैंडेमिक के ड्यूरेशन में स्टेट्स का जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ था उसकी वजह से स्टेट्स के जो फाइनेंसेस इम्पैक्ट हुए थे फाइनली उनमें इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गया है एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट। तो इकोनॉमिक रिकवरी, हायर रेवेन्यूज लीड्स टू लेस फिस्कल डेफिसिट फॉर स्टेट्स गवर्नमेंट, जिसकी वजह से हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, जो फिस्कल चैलेंजेस थे वो भी रिकवर हो गए हैं। डेफिनेटली स्टेट मस्ट प्रायोरिटाइज डेट कंसोलिडेशन एट दिस स्टेज एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। RBI prior approval now a must for picking up over 5% in banks। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंडे को बोला है अगर कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी पर्सन बैंक में किसी भी बैंक में 5% से ज़्यादा का स्टेक एक्वायर करने जा रहा है तो इन दैट केस दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टर और द बैंक विल नीड द प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द रेगुलेटर, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर किसी पर्टिकुलर बैंक में 5% से ज़्यादा का स्टेक खरीदने जा रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रीसेंट लाइन है उसके अकॉर्डिंग जो रीसेंट गाइडलाइंस हैं, इफ एनी इन्वेस्टर इज इंटेंडेड टू मेक एन एक्विजिशन विच इज लाइकली टू रिजल्ट इन मेजर शेयर होल्डिंग्स इन बैंकिंग कंपनी is required to seek previous approval from the Reserve Bank of India by submitting an application।
तो एक मास्टर डायरेक्शंस ऑन एक्विजिशन एंड होल्डिंग ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट इन बैंकिंग कंपनीज डायरेक्टिव्स जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किए हैं, और जहां पर मेजर शेयर होल्डिंग को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया कि व्हाट इज मेजर शेयर होल्डिंग। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इट इज़ एन एग्रीगेट होल्डिंग ऑफ 5% और मोर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट इन बैंकिंग कंपनी। तो किसी भी बैंक में अगर 5% से ज़्यादा के शेयर हैं किसी भी इंडिविजुअल के और उसकी जो वोटिंग राइट है वो 5% से ज़्यादा के हैं, तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेजर शेयर होल्डिंग में डिफाइन करता है। तो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस फॉलो करना पड़ेगा किसी भी एंटिटी को अगर वो ये प्लान कर रही है कि वो बैंक में 5 या 5% से ज़्यादा का स्टेक एक्वायर करने जा रही है, और उसके लिए प्रॉपर परमिशन, रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी एंटिटी को। और अगर आरबीआई चाहे तो उस एक्विजिशन को मना भी कर सकता है, उस एक्विजिशन के क्वांटम को रिड्यूस भी कर सकता है, नंबर ऑफ शेयर्स को रिड्यूस भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। और इवन एक्विजिशन के बाद भी अगर शेयर होल्डिंग फॉल करती है 5% से नीचे, उस केस में भी उस इंडिविजुअल इन्वेस्टर को फ्रेश अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा और अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर ये भी चाहता है कि वो 5% से ज़्यादा का एक्वायर करे, इन दैट केस ऑल्सो fresh approval is required. So any person from Financial Action Task Force non-complement jurisdictions will not be allowed to acquire the major shareholding। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऐड किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, कोई भी कंट्री जो कि FATF की ब्लैक लिस्ट में है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर के बता सकते हैं व्हाट इज दिस ऑल अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो आरबीआई के रीसेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो कि FATF के नॉन कॉम्प्लाइंट जुरिडिक्शन से बिलोंग करता है, उसको किसी भी बैंक में मेजर शेयर होल्डिंग करना, एक्वायर करना अलाउ नहीं है एज पर दीज गाइडलाइंस। सो अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। एक्सपोर्ट स्लाइड टू 12% ऑन रिसेशन फियर्स, ये हम कवर कर चुके हैं। मिंट में कि 12% एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रहा है, इंपोर्ट में 3.5% का डिक्लाइन देखने को मिला है। हमने इस न्यूज़ को अभी रिसेंटली कवर किया है मिंट डिस्कशन में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडियन आईएनसी ईयरली आउटलुक मोस्ट कॉशियस इन अ डिकेड। सो नियरली 6 in 10 corporates head in India, approximately 57% corporates heads in India are optimistic about the country's GDP growth, economic growth prospect in upcoming calendar year। तो 2023 में जो मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट हेड्स हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक हैं इंडिया की ग्रोथ को लेकर के। हालांकि उनका ये भी मानना है कि स्लो डाउन की वजह से, इन्फ्लेशनरी और जियोपॉलिटिकल कंसर्न की वजह से इंडिया पर थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर मिलेगा। इसीलिए इंडिया को जो कंपनीज उनको थोड़ा सा कॉशियस आउटलुक अडॉप्ट करना पड़ेगा। और ये जो कॉशियस आउटलुक है ये अभी तक का सबसे बोल सकते हैं मोस्ट कॉशियस आउटलुक होगा इन अ डिकेड, पिछले लास्ट 10 सालों में। ऑल्दो इकोनॉमी जो है इंडिया की वो ग्रो ही करेगी, एंड दीज आर द की थ्रेट्स दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड by the 10 corporates in India: inflation, macro volatility, geopolitical conflict, cyber risk, health risk, climate change and social inequalities। ये टॉप थ्रेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं एज पर द रीसेंट सर्वे कंडक्टेड बाय PwC एनुअल ग्लोबल CEO सर्वे, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग डेवॉस में लॉन्च किया गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, व्हाई हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉर इंडिया एंड यूरोप, सुप्रीम कोर्ट टू गूगल। तो गूगल जो अपना पेनाल्टी का केस है, जो CCI ने पेनाल्टी इम्पोज करी है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया था, जहाँ पर गूगल ने बोला था कि जो CCI है उसने EU के ऑर्डर को कॉपी कर लिया। तो उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मंडे को गूगल से पूछा है कि जो एंड्रॉयड डिवाइसेस इंडिया में हैं क्या वो यूरोप से डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट नहीं है तो वाई देयर आर टू स्टैंडर्ड फॉर इंडिया एंड यूरोप, दोनों के लिए जो स्टैंडर्ड हैं वो अलग क्यों हैं। सो लेट अस सी कि जो ये क्वेश्चन पूछा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गूगल से, उस पर क्या गूगल आंसर करता है। फिलहाल के लिए वेडनेसडे को नेक्स्ट हेयरिंग है इस केस को लेकर के। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। December WPI इन्फ्लेशन कूल्स टू लोएस्ट इन 22 months एट 4.95%। इसको हम कवर कर चुके हैं मिंट एनालिसिस में कि जो WPI इन्फ्लेशन है वो अपने 22 महीनों के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रिमूव रूल्स दैट कॉल्स फॉर TDS ऑन कैश विड्रॉल बैंक्स इन बजट विश लिस्ट।
तो जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है IBA, उसने रिकमेंडेशन दी है कि इसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को ऑन डायरेक्ट टैक्सेस, उसके अकॉर्डिंग IBA के अकॉर्डिंग IBA ने रिक्वेस्ट करी है कि इनकम टैक्स एक्ट से 194N जो सेक्शन है वो रिमूव कर दिया जाए। अब ये 194N सेक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स TDS हैज टू बी डन इफ अ सम और सम विदड्रॉन इन कैश बाय पर्सन इन अ फिस्कल ईयर एक्सीड 20 lakhs and if no income tax return has been filed for 3 previous assessment year and 1 crore if TDS have been filed in all 3 previous assessment years। तो जो ये 20 लाख और 1 लाख करोड़ की जो ये लिमिट है, इसको रिमूव करने की बात कही है IBA ने। तो बेसिकली 2% और 5% का टैक्स डिडक्शन होता है अगर 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से ज़्यादा का विड्रॉल, कैश विड्रॉल होता है तो उस पर डायरेक्टली TDS काट लिया था। तो उसी को लेकर के IBA ने प्री बजट रिकमेंडेशंस दी हैं मिनिस्ट्री को कि इस पर्टिकुलर 194N सेक्शन को रिमूव कर दिया जाए। 20 लाख किस केस में? ये 2% किस केस में? 20 लाख का अगर विड्रॉल है तो कैश का विड्रॉल है तो इफ़ नो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैज़ बीन फाइल्ड and 1 crore if ITR have been filed in last 3 consecutive years। इसके अलावा चीपर फाइनेंसेस फॉर स्मॉल रिटेलर्स ऑन कार्ड, इसको भी हम मिंट के एनालिसिस में कवर कर चुके हैं, जहाँ पर अपकमिंग बजट में जो स्मॉल रिटेलर्स हैं उनके लिए चीपर फाइनेंस की अवेलेबिलिटी के इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट अपकमिंग बजट में एक स्कीम ला सकती है। तो फिलहाल के लिए IBA की इसके अलावा बहुत और सारी भी रिकमेंडेशंस हैं, वो सारी रिकमेंडेशंस को यहाँ पर कवर नहीं कर सकते, बट TDS एडजस्टमेंट का जो क्लॉज है 194N उसको रिमूव करने की बात कही है IBA ने। Let us see whether government will accept this pre-budget recommendations of IBA or not। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.